क्वेश्चन नंबर 11 है, कहता है मोशन टुक 5 days टू फिनिश अ बुक। यानी मोशन एक बुक को पढ़ना शुरू करता है तो 5 दिन में मुकम्मल कर देता है। रीड 100 पेजेस डेली, यानी कि रोज कितने पेज पढ़ता है? 100 पेज। हाउ मैनी पेजेस मस्ट ही रीड इन अ डे टू फिनिश इट इन 10 days। कहता है उसको कितने पेज पढ़ने पड़ेंगे अगर वो 10 दिनों में इसको मुकम्मल करता है तो। ठीक है जी। तो अब हम इसको क्या करते हैं, यहां पे नंबर ऑफ डेज लिख लेते हैं। नंबर ऑफ डेज रेशो नंबर ऑफ पेजेस जो वो पढ़ता है। ठीक है जी। यहाँ पे डे कितने थे? 5 और यहाँ पे 100 पेज है। अब वो डेज कितने कर देता है? 10 डेज। यानी कि ये इंक्रीज करता है ना, इंक्रीज किया उसने, तो ये कितने दिन में लगेगा? ये कहता है जी ये मुझे मालूम करके दे दे। तो इसका मतलब है अगर वो 5 दिनों में तो हमने लिख दिया नंबर ऑफ डेज एंड नंबर ऑफ पेजेस, यानी कि 5 दिन में वो बुक पेज मुकम्मल करता था तो पेज कितने पढ़ता था? 100। अब वो कहता है कि डेज वो 10 डेज में अगर बुक मुकम्मल करना चाहता है तो कितने पेज पढ़ेगा? तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक चीज़ बढ़ गई है, यानी कि दिन उसने बढ़ा दिया तो ऑटोमेटिकली पेज कम पड़ेगा डेली के। एक चीज़ आप 5 दिनों में ख़त्म करना चाहते हैं तो आप लगाते हैं 100 दिन, उसके ऊपर 100 घंटे। यानी कि एक चीज़ ऐसी है जो आप 5 दिनों में ख़त्म करना चाहते हैं तो आप डेली उसको, आप जैसे उसने लिखा कि 100 पेज पढ़ते हैं, तो अगर आप कहते हैं कि वही चलो थोड़ा रिलैक्स करते हैं 10 दिनों में मुकम्मल कर लेंगे, तो इसका मतलब कि आप डेली रिलैक्स करने के चक्कर में पेज कम पढ़ेंगे ना। जैसे हम ये कह रहे थे कि हम कुरान पढ़ते हैं डेली, तो हम कहते हैं कि मैं 5 दिनों में एक पारा मुकम्मल करता हूँ, तो आपको, और अगर आप 5 दिनों में इस पारा मुकम्मल करते हैं तो इसका मतलब है कि कम से कम आपको 3 रुकू डेली पढ़ने पड़ेंगे। और अगर आप कहते हैं चलो यार थोड़ा रिलैक्स करते हैं तो आप 10 दिन में आ जाते हैं, तो फिर आपको पता है कि यार 1.5 लेते हैं, यानी कि सपारे की जो रेशो होगी वो कम हो जाएगी, दिन आपने बढ़ा दी, यानी कि ये इंक्रीज हो गई और ये होगा डिक्रीज। ठीक है जी। तो अगर एक चीज इंक्रीज हो दूसरी डिक्रीज हो तो इसको हम क्या कहते हैं? इनवर्स प्रोपोर्शनल। ठीक है। तो इनवर्स प्रोपोर्शनल का तरीका क्या होगा कि अगर ये वाली रकम मैं ऊपर लिखूं तो ये वाली ऊपर लिखूंगा दूसरी तरफ। ठीक है जी। तो x की वैल्यू हम ये इंक्रीज हुआ ना, और ये क्या हुआ? ये डिक्रीज हुआ। ठीक है जी। तो अब हम इस बॉटम को ऊपर लिख लेते हैं 10/5, और क्योंकि ये 10 ऊपर लिखा ना तो इसकी फर्स्ट नंबर रकम ऊपर आएगी 100/x, तो 10x। जब हम इनको क्रॉस मल्टीपल किया तो हमारे पास बन गया 10x इज इक्वल टू 5, और 10 को 100 को मल्टीपल किया तो 500। मैंने डायरेक्ट किया तो x इज इक्वल टू 500/10 इज इक्वल टू कट गई तो हमारे पास क्या आ गया? 50। तो यानी कि वो डेली कितने पेज पढ़ेगा? 50 पेज। x इज इक्वल टू 50 था ना, तो हम यहाँ पे लिख देंगे स्टेटमेंट में, क्योंकि उसने पूछा था कि वो डेली कितने पेज पढ़ेगा, तो हम कहेंगे कि जी ही विल रीड 50 पेजेस डेली। बस यही उसका क्वेश्चन का आंसर है। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है इफ 42 men कैन रीप अ फील्ड इन 16 डेज, यानी कि 42 लोग जो हैं वो एक फसल को काटते हैं 16 दिनों में। इन हाउ मैनी डेज कैन 20 men रीप द सेम फील्ड, यानी कि हमारे पास नंबर ऑफ मैन कितने हैं हम लिख लेते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ मैन इज रेशो नंबर ऑफ डेज। हमारे पास मैन थे 42 और डेज कितने थे? 16। अब उसने कहा है कि मैन कितने हो गए? हाउ मैनी डेज कैन 20 मैन, तो आदमी कितने बन गए हमारे पास? 20। तो डेज बताओ मुझे, वो हमने एक्स लिख लिया। तो अब आदमी जो है ये कम हो गए क्योंकि ये डिक्रीज हो गए, तो अब हम क्या लिख देंगे? ये डिक्रीज है, तो नंबर ऑफ डेज ज़्यादा लगेंगे ना, क्योंकि पहले 42 लोग थे 16 डेज में मुकम्मल कर रहे थे। कॉमन सेंस है कि अगर 42 लोग 16 दिनों में काम मुकम्मल करते हैं
कोई चीज़ काटते हैं या बनाते हैं, जो मैं एग्जाम्पल के तौर पर, अगर वही लोग हम कम कर दें, 20 कर दें, तो इसका मतलब टाइम ज़्यादा लगेगा ना। तो ये होगा डिक्रीज और ये होगा इंक्रीज। जब एक चीज़ बढ़े और दूसरी चीज़ कम हो, या एक चीज़ कम हो दूसरी चीज़ बढ़ जाए, यानी कि एक में डिक्रीज हो दूसरे में इंक्रीज हो जाए, या एक में इंक्रीज हो दूसरे में डिक्रीज हो जाए, तो इसका मतलब है कि वो क्या होती है, इनवर्स प्रपोर्शन। इनवर्स प्रपोर्शन का तरीका करके ये डिक्रीज हुई ना, तो ये हम लिख लेंगे डिक्रीज और ये होगी इंक्रीज। तो हम क्या लिखते हैं इसको 42/20, क्योंकि इसका मैंने ये ऊपर वाला नंबरेटर बनाया, तो इसका मतलब इसका मैं नीचे वाला नंबरेटर बनाऊंगा x/16। इनवर्स में हमेशा ये होता है कि अगर मैंने इसका फर्स्ट जो रकम है या जो नंबर है वो नंबरेटर बनाया है, तो इसका मैं सेकंड वाला नंबरेटर बनाऊंगा, और अगर मैंने इसका फर्स्ट वाला नंबरेटर बनाया तो इसका सेकंड वाला नंबरेटर बनाया तो इसका फिर मैं फर्स्ट वाला नंबरेटर बनाऊंगा। जबकि जो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, तो अगर इसका मैं डायरेक्ट में होता है कि इसका फर्स्ट मैंने नंबरेटर किया तो इसका भी फर्स्ट नंबरेटर रखूंगा, और अगर मैंने इसका सेकंड नंबरेटर रखा तो इसका भी सेकंड नंबरेटर रखूंगा। तो अब हमने ये लिख लिया है हमारे पास, तो ये हम क्रॉस क्या करते हैं इसको मल्टीपल। तो जब हमने इसको क्रॉस मल्टीपल किया तो हमारे पास वाली, क्योंकि हमने एक्स मालूम करना है, तो 20x इज इक्वल टू ये उधर ले जाते हैं 42 × 16। हमारे पास रकम क्या आती है 16 टू द 32, 3 कैरी, 16 4 द 64 और 3 67। तो यानी कि हमारे पास 20x 672 के बराबर आ जाता है। तो हम लिख लेते हैं x इज इक्वल टू 672/20। तो ये 4 पे डिवाइड होता है क्योंकि इसके एंड पे 2 आ रहा है, तो जिसके एंड पे 2 आता है क्योंकि वो 4 का या तो स्क्वायर होता है, 4 5 का 20, 4 1 का 4 और 1 कैरी किया, 2 कैरी किया तो बन गया 27। तो 4 6 का 24, यहाँ बचा 3 कैरी किया तो बन गया 32 और 4 8 का 32, यानी कि हमारे पास 168/5। एक तो ये आ गई हमारे पास वैल्यू, ठीक है जी। अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं 168/5। तो 5 3 का 15 और 1 कैरी, यहाँ बच गया लग गया 8 और 18 अगेन 3 का 5 3 का 15 और 3 कैरी, तो यहाँ लगा 0 और यहाँ लगा पॉइंट, तो 3 6 का 30। हमारे पास क्या जवाब आ गया कि हमें कितने टाइम लगाना पड़ेगा, यानी कि x इज इक्वल टू 3.6 डेज। ये आपको अब इतने डेज लगेंगे उस काम को मुकम्मल करने के लिए 33.6 डेज। और अगर हम इसको राउंड ऑफ कर दें, क्योंकि पॉइंट में डेज का कोई समझ नहीं आती, तो हम इसको राउंड ऑफ कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है 34 डेज, क्योंकि ये 6 है ना, 5 से ज़्यादा है, तो हम इसमें एक प्लस कर देते हैं। तो हम क्या जवाब लिख देंगे कि x इज इक्वल टू 34 डेज। तो x का मतलब डेज ही था, तो इसका मतलब 34 डेज हमें लगेंगे उस काम को मुकम्मल करने के लिए, यानी कि फसल को काटने के लिए। क्वेश्चन नंबर जो 13 है, ये समझिए कि क्वेश्चन नंबर 12 की ही एक नेक्स्ट पार्ट है। कहते हैं 14 men कैन डिग अ वेल इन 8 डेज, यानी कि 14 लोग जो है एक कुआं खोदते हैं कितने दिनों में, 8 दिनों में। तो हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ मैन रेशो नंबर ऑफ डेज। तो मैन कितने थे 14 और टाइम कितना ले रहे थे 8 डेज। अब आगे कहता है नेक्स्ट पार्ट, हाउ मैनी मैन कैन डिग इट इन 4 डेज, यानी कि डेज उसने कर दिए, डिक्रीज कर दिया ना, तो ये हमारे पास डिक्रीज आ गए, दिन उसने कम कर दिए, तो इसका मतलब है कि आदमी उसको बढ़ाने पड़ेंगे। तो ये हमारे पास x, क्योंकि ये इंक्रीज होगा, तो ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल की बात ये है कि एक चीज़ अगर कम हो तो दूसरी ज़्यादा होगी, दूसरी ज़्यादा हो तो पहले वाली कम होगी, और अगर पहले वाली कम होगी ज़्यादा होगी तो दूसरे वाली कम हो जाएगी। तो एक चीज़ अगर बढ़ेगी तो दूसरी उसी रेशो से कम होगी, और अगर एक चीज़ कम होगी तो दूसरी उसी रेशो से बढ़ जाएगी, जिसको हम कहते हैं इनवर्स प्रोपोर्शनल। तो इनवर्स प्रोपोर्शनल के लिए क्या करते हैं हम, x/14 इज इक्वल टू, अब हम इज इक्वल टू डाल लेंगे इसको, ये हमने ये सेकंड रकम ऊपर रखी है, तो इसका मतलब इसकी रकम ऊपर वाली
ऊपर रखेंगे हम, तो ये हमारे पास जब क्रॉस मल्टीपल किया तो हमारे पास क्या बना, ये 4x इज इक्वल टू 14 मल्टीपल 8, तो 4 8 द 32, 3 कैरी, 8 1 द 8 और 3 11, तो ये हमारे पास आ गया 4x इज इक्वल टू 112। और इसी तरह x की अगर मैं वैल्यू मालूम करूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा 112/4, 4 2 द 8, 3 कैरी, तो ये हमारे पास बन गया 32, तो 4 8 द 32, यानी कि 28 लोग उसको लगाने पड़ेंगे इस काम को 4 दिनों में मुकम्मल करने के लिए। तो हमारे पास जवाब क्या आ गया, 28 मैन, ये जवाब है हमारा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 13 मुकम्मल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, अ फोर्ट हैड एनफ फूड फॉर 60 सोल्जर्स फॉर 40 डेज। पहले यहाँ पे ये बात इसके अंदर एक समझने वाली है, ये लाजमी समझ लेनी है। ये कहता है सोल्जर कितने थे, 60, और खुराक कितने दिन के लिए थी, 40 दिन के लिए। यहाँ तक बात जेर में रखनी है क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सी एक गुत्थी है जिसको सुलझाना है। अब कहता है 40 दिन तक खुराक थी, 60 सोल्जर थे। हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट, कहता है कब तक फूड चलेगी इफ 30 मोर सोल्जर ज्वाइन आफ्टर 16 डेज। तो हम लिखेंगे क्या, फूड अवेलेबल फॉर डेज, वो है 40। अब मजीद सोल्जर कितने दिनों के बाद आए हैं, 60 डेज, तो हम लिखेंगे हम लिखेंगे आफ्टर हाउ मैनी डेज मोर सोल्जर केम, वो है 16 डेज, यानी कि 16 दिन के बाद 30 लोग और आ जाते हैं। यहां तक क्लियर होगी बात। अब रिमेनिंग डेज कितने बचते हैं, इनकी खुराक कितने दिनों के लिए हमारे पास अवेलेबल होगी, ठीक है। तो हम यही लिखेंगे फूड अवेलेबल फॉर, तो यहाँ हमारे पास यहाँ लिख सकते हैं रिमेनिंग डेज, तो यानी कि पहले थे हमारे पास 40 डेज तक थी खुराक, अब 16 दिन के बाद नए जब लोग आ जाते हैं तो हमारे पास कितने दिन बचते हैं पीछे, 24, ठीक है जी। तो अब हम लिख लेते हैं यहाँ पर सोल्जर इज इक्वल टू रेशियो डेज, तो सोल्जर कितने थे हमारे पास 60, रेशियो कितनी थी डेज की 24 डेज के लिए। अब सोल्जर ये 16 दिन के बाद मजीद आ जाते हैं हमारे पास, तो हम लिखते हैं 30 + 60, हमारे पास हो गए तो वो हो गया 90। तो वो कहता है अब खुराक कितने दिन तक चलेगी, ये हमने मालूम करके देखा। तो अब हमने इसको क्या करना है, क्योंकि ये चीज़ बड़ी है, इंक्रीज हुई है ना, तो हम इसको क्या लिखते हैं इंक्रीज, और ये चीज़ डिक्रीज होगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि जब सोल्जर कम थे तो 24 दिन तक खुराक थी, अब सोल्जर 90 हो गए, बढ़ गए हैं, यानी कि उसका 50% और आ गया, तो इसका मतलब ये खुराक और कम दिन तक चलेगी। क्योंकि पहले अगर 60 सोल्जर के साथ 24 दिन खुराक चलती है तो 90 सोल्जर के साथ खुराक ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो ये हमारा क्या बना, इनवर्स प्रोपोर्शनल, क्योंकि अगर एक चीज़ बढ़े और दूसरी चीज़ कम हो जाए सेम रेशो से, या एक चीज़ कम हो दूसरी बढ़ जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शनल। इन्वर्सल या इनवर्स वेरिएशन भी कह सकते हैं हम, इनवर्स प्रोपोर्शन भी कह सकते हैं हम। तो हम क्या करेंगे, अब ये क्योंकि इंक्रीज हुई है तो ये साइन आ गया हमारा तीर का, और ये डिक्रीज हुई है, तो इसका ये हम रखेंगे बॉटम टॉप पे 90/60 इज इक्वल टू 24/x। तो अब इन दोनों को जब किया क्रॉस मल्टीपल तो ये हमारे पास आ गया 90x इज इक्वल टू 60 × 24, तो 24 यानी ये 0 का 0 लगा, 6 4 द 24, 2 कैरी, 6 2 द 12 और 2 14, और यहाँ 90x। अब x की वैल्यू क्या बची हमारे पास, 1440/90, 0 0 से कटा, तो 9 1 द 9, यहाँ पे 5 कैरी किया तो ये बन गया 54, 9 6 द 54, तो x इज इक्वल टू
16 यानी कि 60 डेज के लिए हमारे पास अब खुराक जो है वो ओनली 16 डेज चलेगी, क्योंकि 60 दिनों के लिए अगर खुराक 24 दिन चलती है तो 60 सोल्जर के साथ अगर खुराक 24 दिन चलती है तो 90 सोल्जर के साथ खुराक जो है वो सिर्फ 16 दिन तक चलेगी। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। और इसको चेक करने का एक तरीकाकार, अब ये 16 आया तो अब हम वो भी चेक करेंगे कि ये जवाब हमारा सही आया कि नहीं आया। तो 16 को रखेंगे एक्स की वैल्यू की जगह पे, इसमें पुट करते हैं। तो इसको पुट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ करते हैं पुट 90/60 इज इक्वल टू 24/60, क्योंकि एक्स की जगह मैंने पुट की वैल्यू 16 की। अब इसको मल्टीपल कर लेते हैं क्रॉस, तो 16 0 0 और 16 9 144/60, सॉरी 144, और इसको उधर से मल्टीपल ले जाते हैं। ये 0 वैसे लगा, 6 से मल्टीपल कर लेते हैं हम, तो ये हमारा बचा 6 4 4 2 कैरी 6 2 12 और 2 14। ये देखिए 440 1440 1440 ये इक्वल है। जब राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर हो तो उसी को हम कहते हैं प्रोपोर्शन रेशो। तो ये हमारे पास जवाब इसका क्लियर हो जाता है कि 16 दिन तक खुराक चलेगी मज़ीद अगर 90 सोल्जर हो जाते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 15 है कि अहमद ट्रेवल्ड 300 किलोमीटर इन 5 आवर्स एंड फाइंड द यूनिट रेट इन किलोमीटर पर आवर। यानी कि पूछा उसने क्या है कि स्पीड बताएं मुझे। पर आवर का मतलब यही होता है ना कि स्पीड बताएं मुझे। तो हम लिख लेंगे टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 300 किलोमीटर और टोटल टाइम इज इक्वल टू 5 आवर्स। अब उसने कहा कि मुझे पर आवर के हिसाब से बताओ, यानी कि मुझे स्पीड बताओ। तो तरीकाकार क्या होगा, स्पीड का एक फार्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना था 300 किलोमीटर और टाइम कितना था 5 आवर्स। तो यहाँ पे हमने अगर इसको 5 को हम इसको डिवाइड करें तो हमारे पास क्या बचता है 5 6 30 और ये साथ लगा 0। हमारे पास क्या आ गया 60 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा जवाब है। एक तरीका का तो ये है। दूसरे तरीके से क्या करते हैं हम लिख लेते हैं जैसे ये लिखा था कि हम क्या लिखें डिस्टेंस कवर्ड इन 5 आवर्स, वो 300 किलोमीटर है और यही डिस्टेंस हम करें 1 आवर में तो 300/5 वही काम 60 किलोमीटर पर आवर बन गया। ठीक है जी, किलोमीटर। आपकी अपनी मर्जी है जौन सा आपका तरीका यूज़ करना चाहें, लेकिन ऊपर वाला ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पे स्पीड का एक फार्मूला है। हम उस फार्मूले के तहत इसको सॉल्व करें तो ज़्यादा बेस्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ मुकम्मल हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है कि एन इंटरनेशनल फ़ोन कॉल कोस्ट इज Rs10 फॉर 4 मिनट, यानी कि 4 मिनट की अगर इंटरनेशनल कॉल करें तो 10 रुपये लगते हैं। फाइंड द यूनिट रेट इन रुपीज़ पर मिनट। तो इसका भी वही तरीकाकार है जो हमने 15 में किया था, बस फ़र्क सिर्फ ये है कि वहाँ किलोमीटर की बात थी, यहाँ पैसों की बात है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे टोटल कॉस्ट Rs 10 रुपीज़ और टोटल टाइम 4 मिनट। तो अब हमने क्या मालूम करना है फाइंड द यूनिट रेट इन रुपीज़ पर यूनिट। तो इसका तरीकाकार वही जो फार्मूला हमने वहाँ पे यूज़ किया है, सेम फार्मूला है। तो हम लिखेंगे यूनिट रेट
इज इक्वल टू कॉस्ट कितनी लग रही थी हमारी, CP यानी कि बाय टाइम। तो कॉस्ट हमारी थी 10 और टाइम था हमारा 4 मिनट। तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं 10 4 पे, तो 10 4 टू द 8, 2 और माइंडर, यहाँ लगा 0, यहाँ लगा पॉइंट, और 4 5 द 20। हमारे पास क्या आ गया, 2.5 मिनट, 2.5 रुपीज़। यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं RS पर मिनट। ये हमारा यानी कि यूनिट रेट हमारा क्या बना, यानी कि यूनिट रेट का मतलब है कि 1 मिनट में, 4 मिनट में अगर वो 10 करता है तो 1 मिनट की रेट उसको कितना पड़ा, 2.5 रुपीज़ पर मिनट उसको चार्ज किए जाएंगे यूनिट रेट के हिसाब से। तो तरीकाकार वही जो हमने पीछे एक किया था कि हम इसको क्या करते हैं यूनिट रेट को, कि हम लिखते हैं फोन कॉल कॉस्ट फॉर 4 मिनट इज इक्वल टू 10 रुपीज, और यही कॉल यूनिट कॉल के हिसाब से 1 मिनट। यूनिट कहते हैं जो उसका लोवेस्ट जो दर्जा होता है ना, जिस चीज़ के बारे में वो बात की हो, यानी कि जैसे टाइम की थी उसने मिनट दिए, तो मिनट का मतलब अब लोएस्ट मिनट क्या होता है, 1 मिनट। अगर आर दिए हों तो लोएस्ट का मतलब 1 आर, और अगर इसी तरह सेकंड दिए हों तो लोएस्ट का मतलब 1 सेकंड। यानी कि 1 जो है वो उसका यूनिट प्राइस होती है। तो हम क्या लिखते हैं 10/4। तो तरीकाकार वही आ गया, 2.5 रुपीज़ बने हमारे पास पर मिनट के हिसाब से। पर मिनट का मतलब 1 मिनट, 1 मिनट में वही बची चीज़ हमारे पास। आप इस तरीके से कर लें, आप इस तरीके से कर लें, आपकी अपनी मर्जी है।